दोस्तों हाल ही में मैंने आयरन लंग नाम की 2026 में आई साइंस फिक्शन कॉस्मिक हॉरर फिल्म देखी है जिसे फेमस यूट्यूबर मार्किप्लाय ने डायरेक्ट किया है। ये मूवी डेविड सिजमांस्की के कल्ट हॉरर गेम आयरन लंग पे बेस्ड है। IMDb पे फिल्म को मिक्स्ड रिव्यूज मिले हैं, लेकिन हॉरर फैंस के बीच इसकी काफी चर्चा हो रही है। इसलिए आज की वीडियो में हम आयरन लंग फिल्म की पूरी कहानी को जानते हुए मूवी के लोर, हिडन डिटेल्स और कुछ पॉपुलर फैन थियरीज पे भी बातें करेंगे। अब वीडियो में मेरी आवाज थोड़ी सी अगर अलग आ रही होगी तो मेरे को थोड़ा अगर वीडियो में मेरी आवाज थोड़ी अलग आ रही होगी तो ऐसा इसलिए क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा बैठ गया है, तो इस बात को आप थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो मूवी के शुरुआत में हम एक मोनोलॉग सुनते हैं जिसमें हमें द क्वाइट रैप्चर के बारे में पता चलता है। ये एक ऐसी मिस्टीरियस इवेंट थी जिसमें यूनिवर्स के सारे स्टार्स और प्लैनेट्स और लगभग सारे लिविंग बीइंग्स अचानक गायब हो गए। सिर्फ कुछ स्पेस स्टेशंस और स्पेस शिप्स पर मौजूद लोग ही बच पाए। बाद में कुछ मून्स मिले, लेकिन उनमें से एक मून सबसे ज्यादा अलग था क्योंकि उसकी पूरी सतह खून के समंदर से ढकी हुई थी। जी हाँ, एक ब्लड ओशन। ये पूरे यूनिवर्स में बचा हुआ अकेला ऑर्गेनिक नोन सोर्स था। इसके बाद हम साइमन से मिलते हैं जो कि एक सबमरीन के अंदर था। इस सबमरीन का नाम आयरन लंग था। साइमन को सबमरीन से कहीं तो भेजा जा रहा था और हम उनकी एक कमांडर की भी आवाज सुन पाते हैं जो कि रेडियो स्पीकर पे उसका काउंटडाउन कर रही थी। वो साइमन को फ्लेम से भी बचने को कहती है, लेकिन कौन सी फ्लेम्स, ये बात साइमन समझ नहीं पाता। कमांडर उसे ज्यादा अंदर न जाने की भी सलाह देती है। साइमन उससे पूछता है कि क्या तुम लोगों ने इसे टेस्ट किया है, और कमांडर उसे कहती है कि यही उसका टेस्ट है। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि साइमन को उस मून के ओशन ब्लड में भेजा जा रहा है और फिलहाल साइमन पहला ही बंदा है जो कि ऐसा कर रहा है, और उसे वहां जाकर कुछ स्कैन्स और फोटोग्राफ्स लेने हैं जो कि वो कमांडर तक भेजता चला जाएगा। सबमरीन अब धीरे धीरे जा रहा था और साइमन को अपने डैशबोर्ड पे खून के कुछ ड्रॉप्स दिखते हैं। स्पीकर वाली कमांडर फिलामेंट स्टेशन के बारे में कुछ कह रही थी, लेकिन हम उसे फिलहाल समझ नहीं पाते। साइमन उससे पूछता है कि तुमने तो कहा था कि ज्यादा इनटू द रेड में नहीं जाना है, लेकिन मैं ऑलरेडी इनटू द रेड में हूँ। लेकिन वो कमांडर साइमन की बात इग्नोर करके उसे अपने आप का ख्याल रखने बोलती है क्योंकि उसकी मदद के लिए वहां कोई भी नहीं होगा। एंड देन ये स्पीकर भी बंद हो जाता है। साइमन की सबमरीन फाइनली नीचे आकर रुक जाती है और हम वहां के डैशबोर्ड पे देखते हैं कि वो ब्लड ओशन की मैक्सिमम डेप्थ थी। साइमन थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन फिर शांत भी होता है। वो क्वाइट्रप्स ऑपरेटर्स मैनुअल पढ़ने लगता है और हमें पता चलता है कि इस आयरन लंग का जो नाम है वो है SM-13 और ये एक हेमो रोवर है जो कि लिक्विड फोटोग्राफी के लिए बनाया गया था। एक चीज हम नोटिस करते हैं कि आयरन लंग का नाम पहले SM-8 लिखा गया था जिसे मिटाकर 13 किया गया था। इसके साथ साइमन और भी डॉक्यूमेंट्स पढ़ने लगता है और उसे कैमरा का इंस्ट्रक्शन मैनुअल, देन आयरन लंग का इनबिल्ट कैमरा भी मिल जाता है। दोस्तों हम देख पाते हैं कि ये कैमरा एक बड़े से पुश बटन जैसा था जिसे दबाने से बाहर की फोटो अपने आप खिंच जाती थी। साइमन इसका एक ट्रायल भी लेता है और मैप में मार्क कर देता है। साइमन फिर कोऑर्डिनेट्स को चेक करके आयरन लंग को आगे बढ़ाता है और फोटोग्राफ्स लेते हुए मैप में मार्क लगाता जाता है। इस दौरान हम उसके गले पे एक स्कार भी देखते हैं। इसके अचानक से आयरन लंग से ऑक्सीजन लेवल कम होने की अनाउंसमेंट आती है। हम देखते हैं कि यहाँ ऑक्सीजन लेवल को 4 लेवल्स में यानी 4 लाइट से दर्शाया गया था और इन 4 में से एक लेवल कम हो गया था। फिर भी साइमन आगे बढ़ता है और फोटोग्राफ्स लेता चलता है। ऐसे ही कई फोटोग्राफ्स लेने के बाद साइमन जब एक फोटोग्राफ के वक्त विंडो से बाहर देखता है तो उसे कैमरे के फ्लैश में एक स्केलेटन जैसा कुछ दिखता है। अब इस पॉइंट पे साइमन इस चीज पे ध्यान नहीं देता और मैप के हिसाब से आगे बढ़ रहा था। एक चीज नोटिस करने वाली ये है कि अब आयरन लंग के अंदर प्रेशर की वजह से वाटर ड्रॉपलेट्स गिरने लग गए थे। इनफैक्ट साइमन को भी बहुत पसीना आ रहा था। वो विजिबली थोड़ा थका हुआ भी दिखता है और शायद आयरन लंग लीक होने के कारण भी ब्लड ओशन से ब्लड भी अंदर लीक हो रहा था। आगे बढ़ते बढ़ते साइमन अब ऐसी जगह पे आ चुका था जो कि मैप में था ही नहीं और साइमन स्पीकर पे पूछने लगता है कि उसे ऐसी कोई जगह मिले जो मैप में नहीं है तो वो क्या करे, लेकिन स्पीकर से कोई जवाब नहीं आ पाता और तभी साइमन के हाथ पे एक ब्लड ड्रॉप गिरता है। साइमन इसे वाइप करता है और इस बार जब साइमन फोटोग्राफ लेता है तब उसे एक्चुअल में एक बड़े से ऑर्गेनिज्म का स्कल दिखता है जो एक बड़े से फिश क्रीचर जैसा लग रहा था। उसके दांत वात भी बहुत बड़े थे और तभी नेविगेशन डिस्क पे आयरन लंग के लेफ्ट साइड में कुछ तो होने का सिग्नल दिखता है और साइमन एकदम से डर जाता है, लेकिन अगले ही क्षण वो सिग्नल बंद भी हो जाता है। साइमन की आयरन लंग अब हल्की फुल्की हिलने लग गई थी और ऐसा लगता है जैसे कोई तो आयरन लंग के ऊपर से जा रहा है। इस पॉइंट तक साइमन को पता चल गया था यहाँ उसके अलावा कोई तो है और वो एकदम से डर गया था। ऑफ कोर्स ये किसी तरह का क्रीचर था। अब दोस्तों आयरन लंग के ऊपर फिर से कोई क्रीचर जैसी चीज जोर जोर से घूम रही थी और उसकी वजह से आयरन लंग बहुत हिलने लगती है। इनफैक्ट एक बार तो आयरन लंग इतनी जोर से हिलती है कि साइमन उस धक्के से नीचे गिर जाता है।
नेविगेशन सिग्नल पे हम देखते हैं कि सारे बल्ब्स लगातार फ्लिकर हो रहे थे और कोई तो होने का सिंबल भी दिख रहा था। इस सब के भगदड़ में रेडियो स्पीकर फिर से ऑन हो जाता है और कमांडर साइमन को स्टेटस पूछने लगती है। साइमन उन्हें खींचे हुए सारे फोटोज भेजता है और कमांडर स्केलेटन का फोटो देख के चौंक जाती है और वो तुरंत ही आयरन लंग को ऊपर सरफेस पे खींच लेती है। सरफेस पे आके कमांडर साइमन से मिलती है, लेकिन बाहर से ही, मतलब सिर्फ विंडो के थ्रू। साइमन अब भी सबमरीन के अंदर ही है। सबमरीन के बाहर से कमांडर उससे बात कर रही है। कमांडर के पूछने के बाद साइमन उन्हें बताता है कि आयरन लंग में लीक है क्योंकि ब्लड ड्रॉपलेट्स अंदर गिर रहे थे और उसे कुछ तो जिंदा चीज नीचे महसूस हुई थी। इस सुन के कमांडर किसी के साथ कुछ डिस्कस करने चली जाती है और साइमन उनकी बातों को सुनने की कोशिश करता है, लेकिन वो आयरन लंग के अंदर था, राइट? तो उसे ग्लास विंडो से कुछ खास सुनाई नहीं देता। कमांडर फिर से वहां आती है और दोस्तों हम देखते हैं कि कमांडर का मुंह थोड़ा डिसफिगर्ड था। मुंह के एक साइड पे बड़ा सा स्कार था और एक आंख से वो ब्लाइंड लग रही थी। साइमन उनसे कहता है कि मुझे बाहर निकालो क्योंकि उनको जो फोटोग्राफ्स चाहिए थी वो तो साइमन लेके आ चुका है, लेकिन कमांडर मना कर देती है। वो चाहती थी कि साइमन फिर से नीचे ब्लड ओशन में जाए और उस स्केलेटन का एक सैंपल लेके आए। इसके लिए वो लोग आयरन लंग के आगे एक ग्रैबर या एक क्लॉ लगाएंगे, मतलब पंजे जैसा, जो कि जब साइमन फुल स्पीड से उस स्केलेटन में आयरन लंग घुसाएगा ना, तो ये क्लॉ जो है वो उस स्केलेटन को पकड़ लेगा और इस तरह से सैंपल कलेक्ट होगा। साइमन इस सबके खिलाफ था। वो उसे बार बार समझाने की कोशिश करता है कि नीचे कुछ तो बड़ा सा चीज जिंदा है जो बहुत डेंजरस है, लेकिन कमांडर साइमन की एक नहीं सुनती, बल्कि नीचे कोई जिंदा क्रीचर होगा ये सुन के उनके अंदर एक खुशी दिख रही थी। वहां एक आदमी क्लॉ वेल्डिंग करके सबमरीन पे जोड़ने लगता है और ये देख के साइमन काफी गुस्सा आता है और इसी गुस्से में वो कैमरा का बटन दबा देता है। कैमरा वहां के लोगों की फोटो तो लेता है, लेकिन अब कमांडर काफी गुस्सा हो गई थी। वो साइमन पे चिल्लाती है और बताती है कि ये कैमरा एक स्पेशल एक्सरे इमेजिंग डिवाइस है जिसका रेडिएशन बहुत ज्यादा हाई है ताकि ब्लड ओशन में ठीक ठाक फोटो लिया जा सके, क्योंकि ब्लड तो काफी थिक होता है ना, फिर भी फोटो उसमें लेना है। लेकिन अब जब साइमन ने यहाँ सरफेस पे कैमरा एक्टिवेट कर दिया है तो वहां के जितने भी लोग कैमरा के रेंज में आए वो हाई रेडिएशन से एक्सपोज हो गए हैं। मतलब उन्हें तुरंत मेडिकल अटेंशन चाहिए होगी, पता नहीं ट्यूमर वगैरह भी हो सकते हैं। ये सुन के साइमन अब थोड़ा पछताने लगता है, लेकिन कमांडर उसे गुस्से में ही फिर से नीचे भेज देती है। इस बार आयरन लंग को थोड़ा जोर से नीचे भेजा गया था, जिसके चलते नीचे पहुंचते ही साइमन गिर के थोड़ा चोटिल हो जाता है। आयरन लंग फिर से मैक्सिमम डेप्थ पे आके रुकी थी। इसके बाद हम स्पीकर पे लेफ्टिनेंट की आवाज सुनते हैं जो बताता है कि कमांडर की रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से तबीयत खराब हो गई है, तो अभी वो कुछ उपचार कर रही हैं और जैक भी उनके साथ है। जैक वही जिसने क्लॉ को आयरन लंग के आगे वेल्ड किया था। लेफ्टिनेंट उसे पोर्टल शील्ड बंद करने बोलते हैं और उसे सिर्फ 30 मिनट्स में स्केलेटन का सैंपल्स कलेक्ट करने कहते हैं। साइमन को फिर से किसी की आहट लगती है और वो वहां लगा हुआ एक छोटा फायर एक्सटिंग्विशर उठाता है। अब तक रेडियो कनेक्टिविटी भी जा चुकी थी और इसी बीच वो कुछ फोटोग्राफ्स भी लेता है। इस फोटोग्राफ्स के फ्लैश से साइमन को आयरन लंग के अंदर एक छोटा सा कंपार्टमेंट दिखता है, जिसे खोलने के बाद उसे उसमें एक मेडालियन मिलता है जिसमें एक छोटा फ्लावर और एक सीड था। साथ में एक नोट भी था जिसमें क्रॉस द वायर्स लिखा था। साइमन बिल्कुल ऐसा ही करता है और वायर्स क्रॉस करके अटैच करते ही वहां के स्क्रीन पे एक मैसेज पॉपअप होता है। वो मैसेज कुछ ऐसा था: हम वापस नहीं जाने वाले भाई, और यही बस एक होप है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। इसके बाद स्क्रीन पर एक वॉइस रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है जिसमें एक बंदा कह रहा था कि ये कोई टेस्ट या एक्सपेडिशन नहीं है, बल्कि ये एक एग्जीक्यूशन है और उन लोगों ने तुम्हें यहाँ मरने ही भेजा है और तुम्हें वापस ऊपर नहीं बुलाएंगे, और अगर तुम ऊपर आ भी जाते हो फिर भी उस फ्रीडम का कोई वर्थ नहीं है। अंत में वो कहता है कि मैं शांति से यहीं ओशन में अपने प्राण त्यागने वाला हूँ। तो दोस्तों अब हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं साइमन यहाँ आने वाला पहला इंसान नहीं था और ये सीक्रेट मैसेज छोड़ा हुआ इंसान भी उसी की तरह यहाँ भेजा गया था, लेकिन वो कभी सरफेस पे वापस नहीं जा पाया, यानी अकेले ही यहीं पे समाप्त हो गया होगा। साइमन वो मेडालियन अपने हाथ पे पहन लेता है। दोस्तों ये बात आप याद रखिएगा। इसके बाद साइमन फोटोग्राफ्स लेके मैप पे मार्क्स वगैरह कर रहा था। जब वो इंस्ट्रक्शनल मैनुअल फिर से पढ़ता है तब हम कैमरा का वार्निंग लिखा हुआ क्लियरली देख पाते हैं। अगर कैमरा किसी के सामने एक्टिवेट किया जाए तो वो आदमी कुछ ही हफ्ते में एक्सेसिव रेडिएशन की वजह से खत्म हो जाएगा। तो कैमरा जब शुरू हो तो उसके सामने खड़े ना रहे। लेकिन साइमन ने तो सरफेस पे कमांडर और जैक के सामने कैमरा स्टार्ट किया था, जिसकी वजह से उन्हें एक्यूट रेडिएशन पॉइजनिंग हो गया है। अब साइमन मैप देखकर आगे बढ़ रहा था और फोटोग्राफ्स भी खींच रहा था जब स्पीकर पे फिर से कमांडर की आवाज आती है। कमांडर उससे स्टेटस पूछती है और साइमन कहता है कि वो सैंपल्स नहीं ले सकता क्योंकि जिस जगह पर पहले स्केलेटन था वो इस जगह पर अब नहीं है। कमांडर से स्केलेटन ढूंढने बोलती है, लेकिन अब तक फिर से हाई प्रेशर की वजह से आयरन लंग के अंदर कंडेंसेशन यानी वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म होने लग गए थे। बातों बातों में साइमन कमांडर से माफी मांगता है क्योंकि उसने कहीं ना कहीं उन्हें रेडिएशन से एक्सपोज कर दिया था, लेकिन कमांडर इस पे ज्यादा कुछ कहती नहीं। इसके बाद इन दोनों में थोड़ी सी बहस हो जाती है जिससे हमें कुछ चीजें पता चलती है। देखो, साइमन समझ नहीं पा रहा था कि कमांडर सैंपल लेने की इतनी जिद क्यों कर रही थी, जिसपे वो कहती है
कि ये सब कुछ एफर्ट्स ह्यूमैनिटी के लिए है, ये सब कुछ सर्वाइवल के लिए है, क्योंकि उन जैसे बहुत से लोग नहीं बचे हैं दुनिया में। साइमन कहता है कि अगर हम सब का अंत ही होने वाला है तो इतने एफर्ट्स लेने का क्या मतलब। जिस पे कमांडर से पूछती है कि क्या इसी कारण से उसने फिलामेंट स्टेशन डिस्ट्रॉय कर दिया। फिलामेंट स्टेशन का नाम सुनते ही साइमन का चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो कहता है कि वो सब गलती से हुआ था। फिलामेंट स्टेशन को डिस्ट्रॉय करने का उसका कोई इरादा नहीं था। इनकेस दोस्तों आप सोच रहे हैं कि ये फिलामेंट स्टेशन क्या है, तो यहाँ स्पेस स्टेशन की बात हो रही है, क्योंकि दुनिया से सारे प्लैनेट्स ही गायब हो गए हैं ना, तो वही लोग बचे हैं जो कि स्पेस स्टेशन वगैरह में थे। खैर, इसके बाद साइमन को आखिरकार एक फोटोग्राफ लेते वक्त स्केलेटन दिख जाता है, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, ये स्केलेटन उस ओरिजिनल जगह पे नहीं था। साइमन अब एक अलग लोकेशन पर था और उसे वो स्केलेटन यहाँ मिला है। इस पे कमांडर कहती है कि ओशन का फ्लो स्टेबल नहीं है और गैस बबल्स की वजह से स्केलेटन मूव हुआ होगा, लेकिन साइमन इस बात को नहीं मानता। कमांडर उसे फालतू टाइम वेस्ट ना करके जल्दी से सैंपल लेने को कहती है। साइमन एक बार कंफर्म करने के लिए पूछता है कि क्या ऊपर आने के बाद वो लोग उसे मार देंगे, लेकिन कमांडर उसे समझाती है कि नहीं, वो लोग उसे नहीं मारेंगे, बल्कि उन्हें उसकी मदद चाहिए और ये छोटा सैंपल स्टडी करने के बाद भी उन्हें साइमन की जरूरत पड़ेगी। साइमन एक बार फिर से उसे रेडिएशन के लिए माफी मांगता है और कमांडर कहती है कि अब उसे ट्यूमर्स हो चुके हैं, तो साइमन बस सैंपल लाने पे फोकस करे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस पॉइंट तक ऑक्सीजन का एक और लेवल कम हो चुका था। इसके बाद साइमन आयरन लंग को फुल स्पीड और फुल पावर के साथ स्केलेटन में घुसा देता है, जिससे क्लॉ में शायद कुछ बोन्स फंस गए थे। कमांडर अब आयरन लंग को ऊपर खींचने लगती है, मतलब वैसा ऑर्डर देती है, लेकिन उसी वक्त साइमन जब एक फोटोग्राफ लेता है तब उसे लगता है कि कोई तो क्रीचर जैसी चीज उसकी तरफ देख रहा है। जैसे ही ये वो कमांडर को बताता है, वो क्रीचर फिर से आयरन लंग को धक्का मार के उस पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। साइमन तुरंत आयरन लंग की लाइन कट करने कहता है, लेकिन कमांडर को वो सैंपल किसी भी हालत में चाहिए था और एक बड़े से हमले से साइमन जोर से आयरन लंग के अंदर ही एक एंड से दूसरे एंड फेंका चला जाता है और वहीं बेहोश हो जाता है। इस टाइम हम एक अलग सीन देखते हैं, जहां एक बड़े से मैजिकल ट्री के पास कुछ बच्चे खड़े थे जो ऊपर आसमान में तारों को देख रहे थे, और एक आदमी उनसे कहता है कि ये सारे तारे अब मर चुके हैं, जो लाइट तुम्हें दिख रही है वो काफी पहले की लाइट है जो कि अब आ रही है तुम्हारी आंखों में। सीन फिर से साइमन पे शिफ्ट हो जाता है, जो कि अब उठ चुका था। दोस्तों, कमांडर आयरन लंग को ऊपर ले रही थी, लेकिन उस क्रीचर ने आयरन लंग को नीचे खींच लिया, जिससे रेडियो कनेक्शन भी चला गया और इंजन भी बंद हो गया। होश में आके साइमन कुछ फोटोग्राफ्स लेने लगता है, क्योंकि उसके फ्लैश की रोशनी से ही साइमन आयरन लंग के अंदर देख पा रहा था। ये फ्लैश अंदर और बाहर दोनों तरफ कुछ सेकंड्स के लिए रहता था और साइमन इसे बार बार दबाता है ताकि उस रोशनी से वो अंदर की चीजें देख पाए। साइमन को आयरन लंग के फ्लोर पे भी एक कंपार्टमेंट दिखता है जो कि स्क्रू से बंद था, तो वो उसे खोल नहीं पाता। फिर वो साइड वाले कंपार्टमेंट से एक लाइफ जैकेट और बॉटल निकालता है और उसमें रखा पानी पी जाता है। उसे एक टूल बॉक्स भी मिलता है जिसमें रखे लंबे सीजर्स से वो उस फ्लोर कंपार्टमेंट के स्क्रू को निकालने लगता है, और ये कंपार्टमेंट सीधा आयरन लंग के नीचे वाला पार्ट था जहां इंजन रखा था। साइमन टूल किट से टेप यूज करके कैमरा बटन को ही लगा देता है ताकि वो लगातार फोटो खींच पाए और आयरन लंग के अंदर थोड़ी रोशनी तो रहे। दोस्तों, शायद साइमन भूल गया था कि इससे बहुत ज्यादा रेडिएशन रिलीज होगा। खैर, साइमन लाइफ जैकेट का टॉर्च लेकर इंजन स्पेस में चला जाता है और उसे वहां इंजन भी मिल जाता है। तभी साइमन को कुछ आवाज आती है और उसे वहां कोई तो होने का एहसास होता है, लेकिन वो इस बात को इग्नोर करता है। साइमन को इमरजेंसी इंजन रीस्टार्ट का बटन दिखता है, जो कि वो दबा देता है, जिससे इंजन शुरू होता है। वापस ऊपर आकर एक और प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आयरन लंग मैक्सिमम डेप्थ में इतने टाइम से था तो अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर बन गया था, जिसके कारण आयरन लंग के सारे विंडोज क्रैक होने लग गए थे। लेकिन टाइम रहते ही साइमन विंडो सील करने वाला बटन दबा देता है, जिससे विंडो क्रैक होना बंद करते हैं और सील हो जाते हैं। लेकिन इस मोमेंट पे एक विंडो क्रैक करता है, जिससे बाहर का खून एकदम से साइमन के मुंह पे आ गिरता है। साइमन को मानो सदमा लग जाता है और इससे पहले कि वो संभल पाता, आयरन लंग के अंदर आग लग जाती है। दोस्त, साइमन जैसे जैसे एक्सटिंग्विशर से उसे बुझा देता है और इस सब के दौरान आयरन लंग में जो अलर्ट सिस्टम था वो कंटिन्यूअस अलर्ट्स दे रहा था, जिससे साइमन एकदम इरिटेट सा हो गया था और गुस्से में वो एक्सटिंग्विशर से वो अलर्ट सिस्टम ही तोड़ देता है। थोड़ा शांत होने के बाद साइमन टूल बॉक्स में रखे सामान को लेकर अपनी मरहम पट्टी करना शुरू करता है। साइमन हार नहीं मानता और फिर मैप की मदद से आगे बढ़ता रहता है और कोऑर्डिनेट्स को नोट करता जाता है। ऐसे ही एक लोकेशन पर रुक के जब वो फोटोग्राफ लेता है तो उसके होशे उड़ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों उसे एक बड़ा सा एलियन ऑक्टोपस टाइप जिंदा क्रीचर दिखता है और देखते ही देखते वो क्रीचर एक केव जैसे होल में चला जाता है। साइमन नेचुरली बहुत डर गया था, लेकिन उसे एक बात की समझ आती है, दैट इज कि इस ब्लड ओशन के अंदर लाइफ है और शायद यही चीज कमांडर को सुननी थी। एनीवे, साइमन हिम्मत नहीं हारता और वहां से आगे बढ़ने लगता है और रास्ते में कुछ फोटोग्राफ्स लेते वक्त उसे कई और एलियन टाइप क्रीचर्स भी दिखते हैं। साइमन अब थोड़ा थका हुआ लगने लगता है, लेकिन फिर भी वो कंटिन्यू करता है। ऐसे ही आगे बढ़ते वक्त वो एक और अबैंडन्ड सबमरीन के पास आके रुकता है, जो कि SM-8 थी, और अचानक से आयरन लंग का मॉनिटर SM-8 को कनेक्ट करता है, लेकिन साइमन उसे एक्सेस नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके पास सही क्रेडेंशियल्स यानी पासवर्ड नहीं थे। लेकिन फिर भी स्क्रीन पे कुछ इमेजेस अपीयर होते हैं जो कि शायद SM-8 ने खींचे थे। साइमन डिसअपॉइंट होकर चला जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि लास्ट वाला इमेज उसी क्रीचर का था और ऊपर से एक ब्लड का ड्रॉप स्क्रीन पे गिरता है। मतलब अब सबमरीन फिर से लीक होने लगी थी।
साइमन ने जो कोऑर्डिनेट्स वाली मैप बनाई थी उसे देख के वो रियलाइज करता है कि वो इतने टाइम से वहाँ गोल गोल ही घूम रहा था। साइमन अभी भी हार नहीं माना था, वो आगे बढ़ता रहता है और दोस्तों तभी रेडियो स्पीकर पे फिर से आवाज आती है। इस बार आवाज कमांडर की नहीं थी दोस्तों, बल्कि किसी लेडी की थी जो एवा को पुकारते हुए उन्हें रेस्क्यू करने बोल रही थी। लेडी काफी डरी हुई थी और जोर जोर से रो भी रही थी। साइमन भी उस लेडी से बात करने लगता है जो साइमन की तरह ही ब्लड ओशन में फंसी हुई थी। साइमन कहता है कि शायद ये लोग रेडियो फ्रीक्वेंसी के रेंज से दूर हैं और इसलिए कोई कांटेक्ट नहीं पा रहे हैं। हम देखते हैं कि साइमन ने मैक्सिमम डेप्थ से थोड़ा ऊपर सबमरीन लाने की सफल कोशिश की थी, लेकिन अब ऑक्सीजन का फिर से अनाउंसमेंट होता है और 4 में से सिर्फ एक ही ऑक्सीजन सिलेंडर बचा था। स्पीकर वाली लेडी साइमन को दिलासा देती है, लेकिन ये भी कहती है कि उसका बचना नामुमकिन है। मतलब जितना ऑक्सीजन बचा है वो साइमन को जिंदा रखने के लिए काफी नहीं है। साइमन अब कहीं ना कहीं टूटने लगता है। उसे लगने लगता है कि शायद वो भी औरों की तरह यहाँ अकेला खत्म हो जाएगा। वो लेडी फिर साइमन को किसी लाइट के बारे में बताने लगती है जो कि क्वाइट रैप्चर के पास में थी। साइमन से और पूछने पर वो लेडी बात को टालने लगती है। साइमन कहता है कि शायद उसे कॉन्कशन हुआ है, मतलब उसका दिमाग कुछ ठीक से काम नहीं कर पा रहा क्योंकि वो अपने सर के बल ही गिरा था, तो गिरने की वजह से वो चीजों के बारे में ठीक से सोच नहीं पा रहा है। उसे लगता है कि शायद वो उस लेडी की आवाज को हैलुसिनेट कर रहा है। वो लेडी फिर उसे लाइट का कोऑर्डिनेट्स देती है और कहती है कि वहां जाके वो लोग आजाद हो जाएंगे। ऐसे में साइमन सबमरीन को लेकर बढ़ता है और इसी दौरान हम उनकी बातचीत सुनते हैं। स्पीकर वाली लेडी उससे पूछती है कि क्या उसने फिलामेंट स्टेशन के बारे में कुछ सुना है। इस पे साइमन कहता है कि फिलामेंट स्टेशन अब नहीं रहा, वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। लेडी समझ जाती है कि डिस्ट्रक्शन में शायद साइमन का हाथ था। ऐसे में लेडी कहती है कि शायद साइमन पनिशमेंट डिजर्व करता है, लेकिन साइमन इस बात का ऑफेंस ले लेता है और कहता है कि उसने स्टेशन को डिस्ट्रॉय नहीं किया है, बल्कि जिन्होंने उसे ब्लास्ट किया उन्हें पनिश नहीं कर रहे और साइमन को फंसाया जा रहा है क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। देखते ही देखते साइमन उस कोऑर्डिनेट्स तक पहुंच जाता है और फोटोग्राफ्स की मदद से वो देखता है कि बाहर सच में एक लाइट जैसा कुछ तो था। और तभी दोस्तों ये लेडी भी अजीब अजीब बातें करने लगती है, कहने लगती है कि हम सब साथ में सब कुछ देखेंगे, हमें साथ में आंसर्स मिलेंगे, हम दोनों का यहाँ आना डेस्टिनी है, यही हमारा मोक्ष है। साइमन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और उसे लगने लगता है कि वो गलत जगह आ गया है। वो लेडी से पूछता भी कि वो एग्जैक्टली कहाँ है, लेकिन लेडी बात को फिर से टाल देती है। अब स्पीकर के पास जाके देखने पर उसे समझ आता है कि स्पीकर की वायर तो कट हुई है और अब स्पीकर से उस लेडी की आवाज डिस्टॉर्टेड होने लग गई थी। सोचने वाली बात है, वायर कट थी तो आवाज डिस्टॉर्टेड भी छोड़ो, आनी ही नहीं चाहिए थी। एनीवेज, तो अब सबमरीन तेजी से लाइट के अंदर जा रही थी और टाइम भी अचानक से रुक जाता है। हम देखते हैं कि साइमन ब्लड ओशन के अंदर था और पूरी तरह उस खून में लथपथ हुआ था और तभी उसके सामने एक विशाल सी मॉन्स्टर था और उसके ठीक पीछे एक बड़ा आई लाइक एंटिटी था जो उस पर नजर रखे हुए था। वो एंटिटी साइमन को बुचर बुलाता है और तभी साइमन अचानक से सबमरीन के अंदर खून की उल्टियां करने लगता है। उसे फिर वहां डैशबोर्ड के पास एक डिस्फिगर्ड स्केलेटन जैसा कुछ दिखता है जिसपे जैसे ही साइमन हमला करने जाता है वो वहां से गायब हो जाता है। यानी कि दोस्तों वो आई एंटिटी साइमन को विजन्स दिखा रही थी। साइमन का ब्लड ओशन में जाके एंटिटी को देखना भी एक विजन ही था। इसके बाद साइमन काफी डिसओरिएंटेड हो गया था और बिल्कुल ही सारी हिम्मत हार चुका था और तभी स्पीकर से कमांडर की आवाज आने लगती है। साइमन को तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये कमांडर है। उसे लग रहा था ये वही लेडी है जो कि उसको बड़गला रही है। साइमन कमांडर को क्वेश्चन करता है कि उसने कितने लोगों पे रेडिएशन ब्लास्ट किया था, जिसपे कमांडर 3 कहती है, जो कि सही जवाब। साइमन को समझ नहीं आ रहा था कि कमांडर उसे कैसे बात कर सकती है क्योंकि स्पीकर की वायर तो उसी ने कट की थी। लेकिन दोस्तों अब जब साइमन वायर चेक करता है तो बिल्कुल वायर ठीक ठाक थी, इंटैक्ट थी, पहले जैसी। साइमन फिर से कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए वो कमांडर को टेस्ट करने के लिए फिर से क्वेश्चन करता है। उसे अपना नाम बताने को कहती है, लेकिन कमांडर को साइमन का नाम नहीं पता होता क्योंकि उन्होंने वो कभी पूछा ही नहीं। ये लोग साइमन को सिर्फ कॉन्विक्ट ही बुलाते थे, जबकि जो लेडी साइमन से बात कर रही थी उसे साइमन का नाम पता था समहाउ। ये बहुत ही अजीब बात है। जो भी हो, साइमन को अब यकीन हो जाता है कि ये कमांडर ही है। हमें पता चलता है कि कमांडर और साइमन का कांटेक्ट हुए बहुत दिन बीत चुके हैं और अब तक साइमन का ऑक्सीजन खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन अब भी एक टैंक बचा है। कमांडर उसे बताती है कि एक ही टैंक बचे रहने के कारण वो उसे ऊपर नहीं खींच सकती, ना अपने किसी आदमी को उसे रेस्क्यू के लिए भेज सकती है क्योंकि ये बहुत बड़ा रिस्क होगा। ये सुनकर साइमन बिल्कुल टूट जाता है क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वो बचने तो नहीं वाला। कैप्टन कमांडर से पूछता है कि क्या कोई ऊपर आ पाया है ऐसे मिशन से आज तक। कमांडर हाँ में जवाब देती है। साइमन दिल हार के बैठ जाता है और कमांडर को SM-8 के बारे में बताने लगता है। कमांडर ये सुनकर एकदम चौंक जाती है क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं होता कि साइमन वो सबमरीन ढूंढ निकाला है। साइमन इसी बात का फायदा उठा के कमांडर को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। वो बताता है कि कैसे SM-8 के पास आते ही आयरन लंग का मॉनिटर उससे कनेक्ट हो गया था जो कि किसी ब्लैक बॉक्स के बारे में बता रहा। शायद ये ब्लैक बॉक्स कोई आर्काइव की तरह था, लेकिन उसे एक्सेस करने के लिए साइमन के पास पासवर्ड नहीं था। ये सुन के कमांडर उसके सामने एक डील रखती है, दैट इज कि वो साइमन को क्रेडेंशियल्स और पासवर्ड्स देंगे जिसका यूज करके साइमन सारा डेटा डाउनलोड करेगा और अगर उसने ऐसा किया तो कमांडर खुद उसे रेस्क्यू करने आएगी।
बस फिर क्या था, साइमन मान जाता है और हम देखते हैं कि कमांडर के साथ वाले लोग उन्हें ऑर्डर्स के खिलाफ जाने से मना कर रहे थे क्योंकि उन्हें साइमन पे भरोसा नहीं था। उन्हें लग रहा था कि रेस्क्यू होने के लिए ही शायद साइमन बातें बना रहा है और झूठ बोल रहा है, लेकिन कमांडर साइमन पे भरोसा करती है और उसे लॉगिन क्रेडेंशियल्स अपना ही दे देती है। साइमन फिर मॉनिटर पे क्रेडेंशियल्स डाल के उसे एक्सेस कर पाता है। कमांडर उसे हिम्मत देके 30 मिनट्स का टाइम देती है और डेटा डाउनलोड करके इनिशियल पॉइंट पे आने के लिए कहती है ताकि वो साइमन को रेस्क्यू कर सके। कमांडर अपना नाम एवा बताती है और साइमन भी उसे अपना नाम बता देता है। दोस्तों, साइमन अब डाउनलोड तो शुरू कर चुका है, साथ ही वो जल्दी से उस लोकेशन पे जाने लगता है। उसने सारे कोऑर्डिनेट्स नोट करे थे, इसलिए वो आसानी से निकल पाता है। हम देख पाते हैं कि आयरन लंग अब बहुत ज्यादा लीक करने लगी थी और ब्लड ओशन का ब्लड अब अंदर आ रहा था। लेकिन दोस्तों, इस पॉइंट पे साइमन की हालत थोड़ी बहुत खराब होना स्टार्ट हो गई थी। इसी बीच साइमन को पिछली कुछ बातें याद आने लगती है। मतलब अब साइमन का दिमाग उसके साथ खेल रहा था। तो दोस्तों, साइमन पहले फिलामेंट स्टेशन पे था जहां उसका एक विरोधी ग्रुप था जिन्होंने वो स्टेशन डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसमें 62 लोग खत्म हो गए थे और जिंदा बचे हुए लोगों में से साइमन को बंदी बनाया गया और पनिशमेंट के तौर पे इस मिशन पे रवाना कर दिया गया। और दोस्तों, उसके ग्रुप के सारे लोग उसे ही बुचर बुला रहे थे। साइमन के दिमाग में सभी लोगों की आवाजें गूंजने लग गई थी, जिसकी वजह से वो डिसोरिएंट हो जाता है। अभी हम देखते हैं कि साइमन एसएम-8 के पास पहुंच गया था, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। वो अब खून की खांसी करने लगा था। तो एसएम-8 के पास पहुंचते ही साइमन डेटा ट्रांसफर स्टार्ट कर देता है। पहले वो क्रेडेंशियल्स डाल के रेडी हुआ था, ट्रांसफर अब शुरू हुआ और ये ट्रांसफर सक्सेसफुल भी हो जाता है। हम देख पाते हैं कि आयरन लंग में आया हुआ खून समहाउ हिल रहा था और हल्की हल्की आवाजें कर रहा था, एज इफ ब्लड कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हो। लेकिन तभी साइमन का सर अचानक से ही और ज्यादा हर्ट करने लगता है और जैसे तैसे अपना होश संभालते हुए वो मॉनिटर पे एक वॉइस रिकॉर्डिंग सुन पाता है। मॉनिटर पे वॉइस रिकॉर्डिंग प्ले होने लग गई थी और ये आवाज उसी लेडी की थी जो कि पहले भी स्पीकर पे बात की थी साइमन से। ये कहने लगती है कि वो लोगों को पता चल गया है कि ब्लड ओशन का ब्लड एक्चुअल में ह्यूमन ब्लड है और एसएम-8 का क्रू उसे कंज्यूम किए थे, जिसके बाद वो डिल्यूजनल हो गए और उनके साथ कुछ अजीब चीजें होने लगी। वो लेडी कहती है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा बोल के वो लेडी भी कफ करने लगती है और रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। अब दोस्तों, हम देखते हैं कि ब्लड आयरन लंग में बहुत तेजी से अंदर आ रहा था और ब्लड किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह सब जगह फैल रहा था, एक क्रीपर जैसे। साइमन एक झटके में फिर से आयरन लंग से इनिशियल लोकेशन जाने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके हाथ जो कि जख्मी था, मतलब जिसपे उसने बैंडेज लगाया था, उस जख्म पे बॉयल्स और स्केल्स जैसा कुछ आ गया था और साइमन ये देख के काफी डर जाता है। इसी वक्त स्पीकर पे एवा बात करने लगती है और वो उससे कहती है कि वो साइमन को बचा नहीं सकती और साइमन को किसी भी हालत में वो डेटा सुरक्षित रखना होगा और वो लिटरली साइमन को भीख मांगने लगती है। और दोस्तों, इसके बिल्कुल साथ साथ वो मॉन्स्टर या वो एंटिटी भी साइमन से बात करने लगता है। मतलब इन दोनों के आवाज साइमन को एक साथ ही सुनाई दे रहे थे। एंटिटी उसे डेटा डिस्ट्रॉय करने कह रही थी और एवा उसे डेटा बचाने कह रही थी। लेकिन साइमन, जो कि अब रेस्क्यू नहीं होने वाला था, वो काफी रोने लगता है क्योंकि एवा ने उसके साथ की हुई डील तोड़ दी थी। एवा उसे बार बार कहती है कि उसे ब्लैक बॉक्स को संभाल के रखना होगा क्योंकि वो दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन उसी क्षण एवा की आवाज और वो रेडियो सिग्नल दोनों बंद हो जाते हैं। हमें पता चलता है कि इस एंटिटी ने एवा को समाप्त कर दिया होगा। एवा शायद उसे रेस्क्यू करने आई थी, लेकिन खुद ही निपट गई। साइमन ये सब समझ के काफी दुखी हो जाता है क्योंकि देखा जाए तो उसने एवा के लिए बहुत जोखिम उठाई थी, लेकिन एंड में वो रेस्क्यू भी नहीं हो पाया। साइमन टूट जाता है और इसी का फायदा लेते हुए वो एंटिटी फिर से साइमन को अलग अलग आवाजों से मैनिपुलेट करने लगती है और ब्लैक बॉक्स को डिस्ट्रॉय करने कहती है। लेकिन दोस्तों, साइमन एंटिटी का खेल समझ गया था और वो उसकी बातों में ना आकर ब्लैक बॉक्स को बचाने निकल पड़ता है। पूरा आयरन लंग ब्लड से भरा हुआ था और साइमन के बॉडी पर भी म्यूटेशंस आना स्टार्ट हो गए थे। साइमन इंजन कंपार्टमेंट में जाता है, लेकिन वो ऑलमोस्ट पूरी तरह ब्लड से भरा हुआ था। फिर भी वो हिम्मत करके अंदर चला जाता है। जैसे जैसे खून में चलते हुए साइमन इंजन से ब्लैक बॉक्स ढूंढ के उसे ऊपर लाता है। एंटिटी उसको रोकने की बहुत कोशिश करती है और एक पॉइंट पे तो साइमन पूरी तरह से खून में डूब जाता है। फिर भी वो इससे बच के निकलता है। ऊपर आने के बाद साइमन ब्लैक बॉक्स को लाइफ जैकेट से बांध देता है, लेकिन तभी पाइप पर चलने वाली वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्लड साइमन को पकड़ लेती है और उसके दोनों हाथ पाइप से बांध देती है। साइमन ताकत लगा के एक हाथ तो छुड़ा लेता है, लेकिन दूसरा हाथ छुड़ाते वक्त उसका वो हाथ ही टूट जाता है। दोस्तों, हम देखते हैं कि साइमन का चेहरा भी अब म्यूटेट होने लगा था। तभी वहां अचानक से वो बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है जो साइमन को लेके पूरी आयरन लंग को ही निगल लेता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपको वो मेडालियन याद होगा, राइट, जो सीक्रेट कंपार्टमेंट से साइमन को मिला था, मतलब जिसमें एक सीड था। तो दोस्तों, यही मेडालियन जो साइमन ने अपने हाथ में पहना था वो क्रैक हो जाता है और वो सीड ब्लड के कांटेक्ट में आते ही साइमन के साथ मर्ज हो जाती है एंड साइमन और सीड मॉन्स्टर के मुंह में ही एक बड़े से ट्री में तब्दील हो जाते हैं। इससे वो मॉन्स्टर वहीं खत्म हो जाता है। एंडिंग में हम देखते हैं कि वो लाइफ जैकेट जिसमें ब्लैक बॉक्स था वो सही सलामत सरफेस पे फ्लोट कर रहा था, क्योंकि लाइफ जैकेट के साथ चीजें ऊपर फ्लोट हो जाती है, राइट। और
इसे नोटिस किया जाता है। मतलब कुछ लोग इस लाइफ जैकेट को नोटिस कर लेते हैं। दिस क्लियरली मींस कि ब्लैक बॉक्स ऊपर सतह तक चला गया है, जिसको लोग ले पाएंगे और उसका डेटा निकाल पाएंगे। फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी आयरन लंग फिल्म की कहानी, और अब हम और आप मिलकर इससे जुड़ी थियरीज पे बातें करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मार्किप्लायर की। मार्क फिशबैक, जिसे दुनिया मार्किप्लायर के नाम से जानती है, वो यूट्यूब के सबसे बड़े हॉरर गेमिंग क्रिएटर्स में से एक है। उनके 30 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और हॉरर गेम्स को मेन स्ट्रीम इंटरनेट कल्चर तक पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा रोल माना जाता है। आयरन लंग मूवी उनके लिए खास इसलिए थी क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक्टिंग नहीं की, बल्कि उन्होंने फिल्म को लिखा, डायरेक्ट, प्रोड्यूस और लार्जली फाइनेंस भी खुद किया। इसीलिए आयरन लंग एक नॉर्मल गेम एडेप्टेशन से ज्यादा मार्किप्लायर का पर्सनल पैशन प्रोजेक्ट लगता है। अब दोस्तों, मूवी में तो बैकग्राउंड स्टोरी डीप में नहीं बताई गई है, लेकिन गेम की लोर और मूवी की स्टोरी ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो मैं आपको आयरन लंग की बहुत इंटरेस्टिंग लोर बताता हूँ। तो सब कुछ शुरू होता है द क्वाइट रैप्चर से। एक दिन बिना किसी वार्निंग के यूनिवर्स के सारे स्टार्स और हैबिटेबल प्लैनेट्स गायब हो जाते हैं। सिर्फ वो लोग बच पाते हैं जो उस वक्त स्पेस स्टेशन और स्टारशिप्स में मौजूद थे। कोई नहीं जानता कि ये प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय हुए या किसी और डिमेंशन में चले गए या किसी कॉस्मिक एंटिटी ने उन्हें निगल लिया। क्वाइट रैप्चर के बाद ह्यूमैनिटी लगभग खत्म हो चुकी थी। सर्वाइवर्स के पास रिसोर्सेज खत्म हो रहे थे और उनके पास रहने लायक दुनिया भी नहीं बची थी। इसी डेस्परेट सिचुएशन में एक्सप्लोरर्स को कुछ मून्स मिलते हैं जो अब भी मौजूद थे। इन्हीं में से एक था 85, जिसे बाद में ब्लड मून कहा गया। इस मून की पूरी सरफेस एक ओशन से ढकी हुई थी, जो साइंटिफिक टेस्टिंग के मुताबिक एक्चुअल ह्यूमन ब्लड था। ये डिस्कवरी इतनी इम्पॉसिबल थी कि लोगों को लगने लगा कि शायद क्वाइट रैप्चर का जवाब इसी मून के अंदर छिपा है। अब ओरिजिनल गेम में इतना ही बताया गया था कि एक कॉन्विक्ट को आयरन लंग सबमरीन में बिठाकर ब्लड ओशन एक्सप्लोर करने भेजा जाता है, लेकिन मूवी ने इसी कॉन्सेप्ट को बहुत एक्सपैंड किया। मूवी के लोर के मुताबिक 85 से ब्लड से भरा मून नहीं है। ब्लड ओशन के अंदर पूरी एक लिविंग इकोसिस्टम मौजूद है। जायंट स्केलेटन्स, स्ट्रेंज ऑर्गेनिजम्स, सी मॉन्स्टर्स और इम्पॉसिबल बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। जितना ज्यादा एक्सप्लोर किया जाता है, उतना लगता है कि ये ओशन किसी डेड चीज का नहीं, बल्कि किसी जिंदा सिस्टम का हिस्सा है। फिल्म में एसएम-8 एक्सपेडिशन के लॉग से पता चलता है कि ब्लड ओशन का ब्लड कंज्यूम करने वाले लोग म्यूटेट होने लगते हैं। उन्हें विजन्स आते हैं, हेलुसिनेशंस होती है और उनकी बॉडीज चेंज होने लगती है। इससे एक पॉपुलर थ्योरी पैदा हुई कि ब्लड ओशन सिर्फ ह्यूमन ब्लड से नहीं, बल्कि किसी लिविंग इंटेलिजेंस का एक्सटेंशन हो सकता है। कई थ्योरीज के मुताबिक ब्लड ओशन में घुसने वाली हर चीज धीरे धीरे उसका हिस्सा बन जाती है। मूवी का सबसे बड़ा एडिशन है द लाइट और द आई। फिल्म के लोर के मुताबिक ब्लड ओशन के अंदर एक मिस्टीरियस लाइट मौजूद है जो एक दूसरे डिमेंशन या रेड वॉइड तक रास्ता खोलती है। उस रेड वॉइड में एक गॉड लाइक एंटिटी रहती है, जिसे फैंस और ऑफिशियल लोर दोनों में द आई कहा जाता है। फिल्म में मॉन्स्टर साइमन को बताता है कि ये एक इग्नोरेंट गॉड है जो हमारे यूनिवर्स को समझने की कोशिश कर रहा है। कई फैंस बिलीव करते हैं कि क्वाइट रैप्चर और द आई डायरेक्टली कनेक्टेड है और शायद वही फोर्स है जिसने यूनिवर्स को बदल दिया। मूवी के एंड तक हमें पता चलता है कि ब्लड ओशन के मॉन्स्टर भी शायद नॉर्मल क्रीचर्स नहीं है। रेडिट पे काफी पॉपुलर थियरी है कि ये क्रीचर्स पहले ह्यूमंस ही थे जो ब्लड ओशन और रेड वॉइड के कांटेक्ट में आकर म्यूटेट हो गए। कुछ थियरीज के मुताबिक एसएम-8 क्रू भी इवेंचुअली इन्हीं क्रीचर्स में बदल गया था। अब बात करते हैं मूवी में बताए गए स्टेशंस की। सबसे पहले ईडन स्टेशन है, जो कि क्वाइट रैप्चर के बाद बची हुई सबसे बड़ी कॉलोनी थी, मतलब ह्यूमंस की कॉलोनी। मूवी में ईडन को एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पेस स्टेशन दिखाया गया है। यहीं पर यूनिवर्स का लास्ट ट्री था, शायद पूरे कॉस्मोस का आखिरी जिंदा ट्री, यानी कि पेड़। ईडन के लोग खुद को चिल्ड्रन ऑफ ईडन और ब्रदर्स ऑफ ईडन कहते हैं। उनका लीडर फादर था जो बच्चों को लास्ट ट्री के नीचे बैठाकर टीचिंग्स देता था। ट्री उनके लिए सिर्फ प्लांट नहीं था दोस्तों, बल्कि होप, फेथ एंड ह्यूमैनिटी के फ्यूचर का सिंबल था। साइमन भी इसी ईडन स्टेशन में बड़ा हुआ था। इसका साइमन को एक विजन भी आता है जो मूवी में देख भी पाए हैं। अब आते हैं फिलामेंट स्टेशन पे। फिलामेंट स्टेशन कंसोलिडेशन ऑफ आयरन यानी COI का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेशन था। COI क्वाइट रैप्चर के बाद बनी एक पॉलिटिकल अलायंस थी जो बचे हुए ह्यूमंस को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रही थी। गेम के लोर के मुताबिक ईडन और COI के बीच टेंशंस काफी टाइम से चल रही थी। आखिरकार फिलामेंट स्टेशन पे दोनों के बीच 9 दिन तक बैटल हुई। ईडन के फाइटर्स ने स्टेशन के रिएक्टर को सैबोटाज कर दिया, जिससे स्टेशन परमानेंटली इनहैबिटेबल हो गया। लेकिन मूवी में इसे और ड्रामेटिक बना दिया गया है। यहाँ फिलामेंट सिर्फ अबैंडन नहीं हुआ, बल्कि स्टेशन प्रैक्टिकली डिस्ट्रॉय हो गया और 62 से ज्यादा लोग खत्म हो गए। साइमन उस अटैक में इन्वॉल्व था, इसीलिए उसे द बुचर कहा जाता है और बाद में उसे कॉन्विक्ट भी बना दिया गया। इसीलिए मूवी की शुरुआत में ही साइमन पहले से ही ब्रोकन इंसान दिखता है। उसे फ्रीडम के बदले SM-13 यानी आयरन लंग में भेजा जाता है। उसे ऑफिशियल मिशन फोटोग्राफ्स लेने हैं, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि उसे सच नहीं बताया गया। वो पहला एक्सप्लोरर नहीं है, उससे पहले भी लोग भेजे जा चुके हैं और उनमें से कोई वापस नहीं आया। फिर सबमरीन के अंदर क्या हुआ वो तो फिल्म की पूरी कहानी ही थी, जो कि मैंने आपको बता दिया है। अंत तक साइमन की मौत उसी ब्लड ओशन में हो जाती है, लेकिन फैंडम इस बात पर डिवाइडेड है कि क्या वो सच में खत्म हुआ या फिर किसी और फॉर्म में इवॉल्व हो गया। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसी थियरी की जिसने फैंडम को 2 हिस्सों में बांट दिया है। मूवी में हमें ब्लड ओशन का मॉन्स्टर भी दिखता है और क्लाइमेक्स में वो विशाल आई भी,
और काफी लोग इन्हें एक ही चीज समझ लेते हैं, लेकिन कुछ फैंस और खुद गेम के क्रिएटर डेविड के अकॉर्डिंग ये दोनों एक्चुअली दो अलग अलग एंटिटीज हैं। मॉन्स्टर वो ईल जैसा क्रीचर है जो ब्लड ओशन में घूमता है, सबमरीन्स पर अटैक करता है और साइमन को स्टॉक करता है, लेकिन द आई एक बिल्कुल अलग गॉड लाइक एंटिटी है जो रेड वॉइड नाम के एक दूसरे डिमेंशन में रहती है। इस थियरी के हिसाब से साइमन को बुचर एक्चुअली यही आई बुलाती है, वो भी सिर्फ उस रेड वॉइड वाले विजन में, और जो आवाज साइमन को डेटा डिस्ट्रॉय करने कह रही थी वो आई की नहीं बल्कि मॉन्स्टर की थी। इसी के साथ एक पॉपुलर थियरी जुड़ी है, जो लेडी की आवाज साइमन को बार बार सुनाई देती है और उसे लाइट तक गाइड करती है, कमांडर की नहीं, दूसरी जो लेडी थी मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो कुछ लोग मानते हैं कि वो कोई अलग ट्रैप्ड इंसान नहीं थी, बल्कि मॉन्स्टर ही थी जो कि SM8 की रिसर्च लीड की आवाज में बात कर रही थी। लोर के हिसाब से रिसर्च लीड ने ब्लड पिया, धीरे धीरे म्यूटेट हुई और अपने असिस्टेंट के साथ फ्यूज होकर यही मॉन्स्टर बन गए। इसलिए वो अलग अलग आवाजों में बात कर पाती है, क्योंकि वो अपने हर विक्टिम की आवाज यूज करती है। और यहीं से सबसे हॉन्टिंग थियरी आती है कि मॉन्स्टर कोई सिंगल क्रीचर है ही नहीं, वो एक तरह का हाइव माइंड है जो अपने सारे विक्टिम से बना है। SM8 का पूरा क्रू और उससे पहले भेजे गए कितने ही कॉन्विक्ट्स सब इस मॉन्स्टर का हिस्सा बन चुके हैं, इसलिए वो खुद को वी बोलती है। ब्लड ओशन एक ऐसा सिस्टम है जो हर गिरने वाली चीज को अब्सॉर्ब करके और उसे अपना हिस्सा बना लेता है। तो जिसको हम मॉन्स्टर कह रहे हैं वो कभी इंसान ही थे जो अब कभी मर नहीं पाए, बस इस चीज में जिंदा है या फिर खत्म हो गए, पता नहीं, ये एक हाइव माइंड जैसा बन गया है। अब बात करते हैं द आई की। सबसे इंटरेस्टिंग थियरी ये है कि द आई इविल या बुरी नहीं है, बल्कि सिर्फ इग्नोरेंट है। वो एक पिन होल से हमारे यूनिवर्स को देख रही है, जैसे कोई दूर से एक छोटी सी खिड़की से झांक रहा हो। उसे खुद समझ नहीं आता कि वो क्या देख रही है, और उसी क्यूरियोसिटी की वजह से शायद क्वाइट रैप्चर हुआ। मतलब ट्रिलियंस ऑफ लोग इसलिए नहीं खत्म हुए कि किसी ने उन्हें मारना चाहा, बल्कि इसलिए कि एक कॉस्मिक एंटिटी को बस थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हो। यही इस फिल्म का असली कॉस्मिक हॉरर है। मतलब यूनिवर्स को हमारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। और साइमन को आई ने इसलिए छोड़ा क्योंकि उसे साइमन में कुछ इंटरेस्टिंग दिखा, और इसी बात पे मॉन्स्टर जल भुन जाती है शायद, और चिल्लाती है कि आखिर आई ने साइमन में ऐसा क्या देखा। नाउ एंडिंग की सबसे खूबसूरत थियरी सीड पेंडेंट से जुड़ी है। याद है साइमन ईडन स्टेशन में बड़ा हुआ था, जहां एक लास्ट ट्री था, शायद पूरे यूनिवर्स का आखिरी जिंदा पेड़। ईडन की एक टीचिंग थी कि आवर बॉडीज विल बिकम द सॉइल। जो सीड साइमन के मेडालियन में थी वो शायद उसी लास्ट ट्री का एक हिस्सा था। जब वो सीड ब्लड के कांटेक्ट में आती है तो ईडन की ये बात लिटरली सच हो जाती है। साइमन की बॉडी सॉइल बन जाती है और उसमें से लास्ट ट्री दोबारा जन्म लेता है। इस रीडिंग के हिसाब से साइमन ने जो चीज इविल के लिए बनाई थी उसे होप में बदल दिया। लेकिन एक डार्कर थियरी भी है, जो ट्री बनती है वो देखने में मॉन्स्ट्रस और इंटिमिडेटिंग लगती है, और सीन में भी कोई होपफुल म्यूजिक नहीं था। तो हो सकता है कि उस ब्लड ने ट्री को भी करप्ट कर दिया हो। फिल्म जानबूझकर ये क्लियर नहीं करती। अब एक और थियरी ये है कि साइमन ने शुरू से ही शायद सब कुछ हैलुसिनेट किया हो। हमेशा ये एक थियरी तो रहती है कि सब कुछ माइंड में ही हुआ। उसे रेडिएशन पॉइजनिंग हो चुकी थी, सिर पे चोट लगी थी, नींद नहीं था, आइसोलेशन था, और ब्लड के इफेक्ट ने उसका दिमाग के साथ खेल किया था। ये सारी चीजें मिलकर एक ऐसा सेटअप बनाती है जहां तुम किसी भी चीज पे भरोसा नहीं कर सकते। वॉइसेस रियल थी या नहीं, रेड वर्ड सच में हुआ या फिर बस उसके दिमाग का एक वहम था, ये सब हम आंसर नहीं कर सकते। इसी वजह से मूवी इतनी कंफ्यूजिंग लगती है, क्योंकि वो चाहती है कि तुम श्योर ना हो। अब एक सटल डिटेल जो बहुत लोग मिस करते हैं वो ये कि फिल्म के आखिरी हिस्से में ऑक्सीजन लेवल कम होने के बजाय बढ़ने लगता है। इस पर थियरी है कि इस पॉइंट तक मॉन्स्टर ने या ब्लड ओशन ने सबमरीन को अपने कंट्रोल में ले लिया है और साइमन को आर्टिफिशियली जिंदा रखा जा रहा है ताकि वो लाइट तक पहुंच जाए। मतलब साइमन को लगता है कि वो अपनी मर्जी से आगे बढ़ रहा है और एक्चुअली उसे ल्योर किया जा रहा है। डेटा को लेके भी एक थियरी है। एवा मरते मरते साइमन से ब्लैक बॉक्स बचाने की भीख मांगती है, कहती है कि ये ह्यूमैनिटी को बचा सकता है, और मॉन्स्टर बार बार कहता है कि डेटा डिस्ट्रॉय कर दो। सवाल ये है कि साइमन ने डेटा बचाकर ह्यूमैनिटी को बचाया या फिर डूम किया। क्या पता उस डेटा को फॉलो करके बाकी बचे लोग भी लाइट तक पहुंच जाए और सब खत्म हो जाए। फिल्म एंड में बस इतना दिखाती है कि लाइफ जैकेट फ्लोट कर रहा है और कोई इसे नोटिस करता है, पर हमें कभी पता नहीं चलता कि उसका अंजाम क्या हुआ। चलो अंत में आपको गेम से कुछ इंटरेस्टिंग लोर्स बताता हूँ। जैसे गेम में मॉन्स्टर की फाइल का नाम लिटरली फ्रॉग है, और एक थियरी ये है कि ये बाइबल के रेवलेशन से इंस्पायर्ड है, जहां ड्रैगन के मुंह से 3 फ्रॉग जैसे अनक्लीन स्पिरिट्स निकलते हैं। गेम के क्रिएटर खुद क्रिश्चियन है, तो ये सिंबलिज्म फिट बैठती है। गेम में कॉन्विक्ट्स को क्रिमिनल रियलाइजेशन के नाम पे एक रिहैब प्रोग्राम पे भेजा जाता है, पर असल में वो सिर्फ डिस्पोजेबल टेस्ट सब्जेक्ट्स होते हैं। SM8 ओरिजिनली साइंटिस्ट के लिए बनाया गया रिसर्च वेसल था, तो कॉन्विक्ट्स तो उसमें बाद में आए। एक और छोटी डिटेल ये है कि गेम के फाइल्स के हिसाब से 85 मून पर ये चौथा ब्लड ओशन है जो 4 इज डेथ वाले हॉरर थीम से जुड़ता है। मूवी और गेम का एंडिंग भी काफी अलग है। गेम में लाइट के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते और एंडिंग बहुत ज्यादा ब्लीक है, जहां फ्रॉग बस आयरन लंग फाड़ के प्लेयर को खा लेता है। कोई ट्री नहीं, कोई होप नहीं। लेकिन मूवी ने ट्री वाला ट्रांसफॉर्मेशन, रेड वॉइड और आई का इनकाउंटर ऐड करके कहानी को थोड़ा इमोशनल और एम्बिगुअस बनाया है। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पे। आयरन लंग ने हॉरर मूवी की हिस्ट्री को तोड़ दिया है।
कैसे? वेल, इस फिल्म ने 80,000 गैलन से ज्यादा फेक ब्लड का इस्तेमाल किया और ये रिकॉर्ड पहले इविल डेड 2013 वाली मूवी के पास था। मार्किप्लायर ने खुद कंफर्म किया कि मूवी का ब्लड ओशन रियलिस्टिक दिखाने के लिए इतना फेक ब्लड यूज किया गया। देन आजकल की ज्यादातर फिल्में स्टूडियोज फंड करती हैं, राइट? लेकिन आयरन लंग लगभग पूरी तरह मार्किप्लायर का सेल्फ फाइनेंस प्रोजेक्ट था। उन्होंने खुद लिखा, डायरेक्ट किया, एडिट किया, लीड रोल में भी खुद थे। डेविड, जिन्होंने ओरिजिनल आयरन लंग गेम बनाया था, वो मूवी से दूर नहीं रहे। वो स्क्रीन प्ले डिस्कशन और प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व थे ताकि फिल्म गेम की स्पिरिट को मेंटेन कर सके। नाउ मार्किप्लायर ने अपने बाथरूम को वीएफएक्स स्टूडियो बना दिया था ताकि बजट को बचाया जा सके। उन्होंने एक वीएफएक्स कंपनी को छोड़ दिया और पुराने सर्वर्स खरीद कर अपने बाथरूम को ही मिनी रेंडर फार्म में कन्वर्ट कर दिया। मूवी के कई विजुअल इफेक्ट्स उसी होममेड सेटअप पे बनाए गए थे। हाँ, यही थी आयरन लंग फिल्म की एक्सप्लेनेशन, कुछ थियरीज और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। उम्मीद है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।